Here is another question of budgeting बेटा, और आपके पास this time November 2023 पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 2, और जो आपकी बुक का सवाल है वो कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20. T Limited manufacture a single product. The budgeted information for March is as follow. The selling price will be fixed 20% per unit. Selling price आपकी 20 पर यूनिट है बेटा. मार्च की सेल्स जो एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं वो 20,000 है. There will be 10% increase in sales volume in every month up to June, and the sales of subsequent month will remain at the same at the will remain sale will remain एट द सेल्स लेवल ऑफ जून. यानी मतलब वो जून के बाद जो है आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी. क्रेडिट सेल्स बेटा आपके पास 75% जो है, जो भी टोटल सेल्स होगा उसका 75% आपकी क्रेडिट सेल्स होंगी बेटा. जो 40% जो कस्टमर है ना, वो क्या करेंगे बेटा, विल पे इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल, और उस पर 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा. जो रिमाइंडर होंगे वो सेकेंड मंथ आफ्टर सेल करेंगे, यानी 60% वो आपके पास बात हो रही है. फिनिश गुड्स का जो इन्वेंट्री लेवल है वो कब आपके पास है? 20% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स वॉल्यूम. फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लेवल जो मेंटेन होगा किसका बेटा? 20% होगा फॉलोइंग मंथ की सेल्स वॉल्यूम का. ईच यूनिट रिक्वायर ऑफ 4 kg ऑफ मटेरियल. हर यूनिट पे जो है 4 kg ऑफ मटेरियल लगेगा, जिसकी कॉस्ट 1.5 पर kg है. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू मीट 50% ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग मंथ सेल्स बेटा. उन्होंने कुछ ये बात लिखी हुई है, फॉलोइंग मंथ सेल्स से रिलेटेड बात बताई हुई है, तो वो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा. फिर उसके बाद यहाँ पर जाते हैं स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ बजटिंग. हम बजटिंग क्यों करते हैं? उन्होंने 3 एडवांटेज हमसे मांगे हुए हैं. तो अगर बजटिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बजट्स हम लोग क्यों बनाते हैं. यहाँ पर देखना, पार्ट ए बेटा. Number 1, it coordinate plans of different department. Number 2, planning and the controlling cost. Motivate employees to achieve common goals. For better decision making. उसके बाद आप लोगों के पास बोला हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में, प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट. मई और जून का बजट बनाना है. ट्रेड रिसीवेबल बजट बनाना है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बताओगे. प्रोडक्शन बजट बनाना है और परचेज बजट बनाना है. दोनों जो है यूनिट्स में है. तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इन्होंने जो आपसे मांगा हुआ है वो ट्रेड रिसीवेबल बजट मांगा हुआ है. मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल बजट का शायद फॉर्मेट भी बतवाया था. मैंने कहा था कि ट्रेड रिसीवेबल बजट बेसिकली जस्ट लाइक अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टाइप का ही होता है. मतलब उसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है और ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है. और इस क्वेश्चन में भी तकरीबन आपसे उन्होंने इस तरह की ही डिमांड की है. तो जब आप इस क्वेश्चन को शुरू करोगे तो आपके पास जाके देख सकते हो ट्रेड रिसीवेबल्स का. जब मैंने आपको फॉर्मेट बनवा रहा था मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग आ जाता है
उसके बाद अगर कोई क्रेडिट सेल्स होंगी तो वो आ जाएंगी, और इसके बाद आपके पास क्या होगा बेटा, अगर कोई डिसऑनर्ड चेक होगा तो वो आ जाएगा, टोटल कर लोगे तो टोटल रिसीवेबल्स आ जाएंगे। फिर आप क्या करते थे, लेस कलेक्शंस करते थे, जिसमें पेमेंट रिसीट फ्रॉम कस्टमर हो सकता था, आपके पास डिस्काउंट अलाउ हो सकता था, बैड डेप हो सकता था, क्रेडिट सेल रिटर्न हो सकता है, इन सबको माइनस करते तो आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते। इस तरीके से आपको ये बनाना होगा। अच्छा, जब आप इसको बनाओगे तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि सबसे पहले इसको बनाने से पहले यहाँ पर एक चीज देखना, अगर सेल्स बजट की बात कर रहा हूँ तो कौन कौन से महीने उन्होंने दिए हुए थे, मार्च, सही है, मार्च सेल्स दी हुई थी। मार्च के बाद क्या था, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या था, मई, और मई के बाद क्या था, जून। तो अगर मैं मार्च के सेल्स यूनिट की बात करता हूँ तो खुद गिवन थे, विच इज कॉल्ड 20,000, अगर आपको याद हो तो ये रहे। अच्छा, 20,000 का 110% निकाल लो, क्योंकि 10% निकालना तो मेरे ख्याल से कितना बेटा, 22,000। फिर अब 22,000 का 110% निकाल लो तो मेरे ख्याल से 24,200, 24,200 का 10% निकाल लो तो 26,620। तो दीज आर यूनिट्स बेटा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इनकी आपके पास सेलिंग प्राइस आपको पता है कितनी दी हुई थी बेटा, 20 कांस्टेंट थी, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 20 20 20 20। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा, सेल्स आपके पास कौन सी आ जाएंगी बेटा, डॉलर्स में आ जाएंगी, एग्री। तो मेरे ख्याल से पहली आ जाएंगी 400,000, दूसरी कुछ 440,000 मेरे ख्याल से, और तीसरी जो है 484,000, और चौथी बेटा 532,400, एग्री। तो ये कौन सा बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया। बनाने का कहा नहीं था, बट आपको सेल्स निकालनी थी, इस वजह से हमने इसको बनाया। अगर मैं आपसे कहता हूँ, फिर इन्होंने कुछ एक बात कही है कि यार ये जो जो सेल्स होंगी ना, वो क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी बेटा, 75%, वालेकुम सलाम, 75%। तो इसका मतलब 4 लाख का 75% कितना होता है, हेल्प कर सकते हो, मेरे ख्याल से 3 लाख शायद, ऐसा ही है। ये क्रेडिट सेल्स है, याद रखना। तो इसका मतलब जो 25% होगा वो तुम्हारा कैश सेल होगा। फिर 440 का 75% कितना होगा, बता सकते हो जी बेटा, 330, ओके कर दो। फिर इसके बाद 484,000 का 75% वो कितना होगा, 363,000। अच्छा, 532,400 का आपके पास 75% वो कितना होगा, 399,300। ये क्रेडिट सेल्स आ गई। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में क्या तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह या कोई चीज़ दी हुई थी, अगर तुम गौर से थोड़ा सा देखते हो, तुम्हें कौन से मंथ का बनाना था, यहाँ देखना, ट्रेड रिसीवेबल बजट। अगर कहीं डाउट हो, कोई भी मसला हो तो रोक देना भाई। ट्रेड रिसीवेबल बजट बनाना है, तो ट्रेड रिसीवेबल बजट के लिए आपको बनाना था मई का, और आपको बनाना था जून का बेटा, ऐसा ही है। तो अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल बजट पे जा रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे क्या ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, का है, मार्च और अप्रैल है। तो मार्च का अगर फॉर एग्जांपल कितना है, 4 लाख है, मार्च का आप क्यों ऐसा कर रही हो, मार्च का 60% जो है मई में मिलेगा, ऐसा कह रही हो, सही है। तो मार्च की सेल्स कितनी है, 400,000 है। तो अगर मैं तुमको यहाँ पर कह रहा हूँ, इधर देखना, दिस इज कॉल्ड बैलेंस बीडी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, थोड़ा सा समझ लेना। बैलेंस बीडी किसका, ट्रेड रिसीवेबल्स का। 40 और 60% का ब्रेकअप है। बोले 40% जो है ना, कस्टमर विल पे इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स,
और रिमाइंडर सेकंड मंथ आफ्टर सेल। तो इसका मतलब मई का सेकंड मंथ यानी पीछे आओ, पीछे बैकवर्ड। तो मई का पहला मंथ क्या होगा? अप्रैल। और अप्रैल के बाद कौन सा होगा? मार्च। इसका मतलब है जो मार्च की जो सेल्स होंगी ना, जो मार्च की सेल्स होंगी, मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ भाई। मैं क्या निकालने के लिए वर्किंग कर रहा हूँ? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने के लिए वर्किंग कर रहा हूँ। तो जो मार्च की जो सेल्स होंगी, एक यूनिट जो कि कितनी है? 400,000। तो उसका जो है 7, अच्छा सॉरी, क्रेडिट सेल्स है ये। जो आपके पास मार्च की जो क्रेडिट सेल्स थी, जो कि कितनी थी बेटा? 3 लाख थी। अब 3 लाख जो है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 100% है, यानी 40-60 के हिसाब से। तो इसका मतलब इसका 40 हो चुका होगा, 60 बाकी होगा। तो इसका मतलब इसका 60% मुझे कब रिसीव होगा? मई में। तो इसका मतलब मुझे आप बता सकते हो कितना बनेगा बेटा? 180। मैं बिल्कुल छोटा सा लिख रहा हूँ, या चलो यहाँ कर देता हूँ। आप कह रही हो 180। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया, अब 60 हो गया। अब मैं मार्च खत्म हो गया, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल बेटा, तवज्जो देना। तो अप्रैल की जो सेल्स हैं वो कितनी है? क्रेडिट सेल्स 330 है। तो इसका जो है 40% मुझे कब रिसीव होगा? मई में। 40% का 95% नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सोचो। वो अभी तो नहीं मिल रहा, पेमेंट्स रिसीव होंगी तब मिलेगा ना। अभी तो मुझे टोटल वैल्यू चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स की। तो 330,000 का 40% कितना होगा, मुझे बता सकते हो? एक में बेटा, एक 132। तो अगर आप लोग ग्रीन कलर को यूज कर रहा हूँ, 180। 180 में मैंने जीरो ज्यादा तो नहीं लगा दिया? ज्यादा लगा दिया था शायद, हाँ। और 132, 180 और 132, इसका मुझे टोटल बता सकता है कोई बच्चा कितना होगा? कितना बेटा? 312। तो इसका मतलब आपके पास तो ऐसा तो नहीं हुआ, एक गलती कर रही हो, अभी भी सोचो। बहुत मेजर गलती की है। किसमें? ट्रेड रिसीवेबल। सुनो मेरी बात, आपके पास जो आपने मुझे बोला कि आप लोग कह रहे हो कि ट्रेड, अभी मुझे क्या निकालना है? मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। मुझे ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस चाहिए। कब का चाहिए? मुझे मई का चाहिए। तो भाई जो मई का प्रीवियस जाता हूँ, तो मई का जो पहला मंथ है वो अप्रैल है, और इसका दूसरा मंथ मार्च है। तो मार्च की जो, जब मार्च में जब सेल्स की होंगी, तो उसकी जो 60% बाकी थी पेमेंट, तो वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल होगा या नहीं होगा? होगा, जो कि आपने मुझे बता दिया 180,000 है। यार इसके बाद जो अप्रैल है ना, जो आपके पास इसके बाद जो अप्रैल है, तो अप्रैल की सेल्स कितनी थी? 3,30,000 थी। अप्रैल की सेल्स कितनी थी? 3,30,000 थी। बस, तो यही मैं आपसे बोल रहा था, जो आपने गलती आप लोग कर रहे थे। अप्रैल की सेल्स कितनी थी? 330 थी। इधर सुनना, आप उस पे 40% अभी क्यों फिलहाल लगा रहे हो? उस पे तो आपको टोटल निकालना है, यानी वो पैसे कब रिसीव होंगे? अभी रिसीव थोड़ी हुए हैं। आपको तो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस चाहिए, और वो बैलेंस आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो? वो तो तरीका ये रहा। तो मैंने कहा ये 330 और इन दोनों को जरा प्लस कर लो, तो जो टोटल आ गया वो मेरा कितना बन गया? 510। इसका मतलब जो मार्च की जो सेल्स का 60% बाकी था वो, और अप्रैल की सेल्स का 100%। तो ये मुझे मई के मंथ के अंदर 5,10,000 मेरे ट्रेड रिसीवेबल हो गए। अब इसके बाद चेक करो, कोई आपके पास कोई इस मंथ की कोई आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स की थी? चेक करो। हाँ हुई थी। कितनी हुई थी? मई में हुई थी मेरे ख्याल से 363,000, जो कि ऊपर टॉप पे हम लोगों ने निकाली है, ये रही। और अगर मैं आपको इसको एरो करके भी दिखा देता हूं, तो ये देख लो। अच्छा, और तो कोई पेमेंट नजर नहीं आई है। तो इन सब को अगर मैं आपसे कहता हूं इन दोनों को प्लस कर लो, तो आपके पास क्या होगा, मुझे बता सकते हो? कितना बेटा? तो उसको आप क्या बोलोगे? टोटल ट्रेड रिसीवेबल फॉर द मंथ ऑफ मे। आप कह रही हो 873।
एग्री? ऐसा ही है। अभी जून पे मत जाना, पहले मई को पूरा कर लो। फिर आप लोग क्या करते हो, इसमें से लेस कलेक्शंस। अब आप ये डिस्काउंट जो करोगे ना, अब इधर यहां करोगे आप लोग। अब आप सबसे पहले इधर आओ जरा। लेस कलेक्शंस की अगर बात कर रहा हूं तो मेरे पास रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर। अभी कहाँ खड़ा हूं, मई में खड़ा हूं, तो इसका मतलब पीछे जाना है। तो इसका मतलब हो गया जो मार्च की सेल्स आपके पास कितनी थी, 3 लाख थी। तो अगर मैं मार्च की सेल्स की मैं बात कर रहा हूं तो 3 लाख आपके पास मार्च की सेल्स थी। तो मार्च की सेल्स का मेरे ख्याल से 60%, तो मार्च की सेल्स का 60% आपने कितना निकाला था, ये देखना। यानी अगर मैं कह रहा हूं फॉर द मंथ ऑफ मार्च की जो सेल्स थी उस कितनी थी बेटा, 3 लाख थी। 3 लाख का 60% कितना होता है, 180। ये तो आएगा ही आएगा। डन। और इसके बाद मार्च खत्म हो गया। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल की सेल्स। तो अप्रैल की जो सेल्स होंगी बेटा वो कितनी थी आपके पास, 330। 330 ये क्रेडिट सेल्स थी। तो इसका मतलब इसका मुझे अब कितना लेना है, 40% लेना है। वेट करना, 40% लेना है और कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 5%। अब सुन लो ना, 3 लाख 30 का 40% जो भी आ रहा है कितना आ रहा है मुझे बता सकते हो, 132। अब 132 का 95% लोगे तो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू आएगी, और अगर 5% लोगे तो सिर्फ डिस्काउंट की वैल्यू आएगी। तो आपको जो अच्छा लगता है, मैंने कहा भाई आप ले लो 95%। तो ये कितनी आएगी वैल्यू, कितनी बेटा, कितना, 1,25,400। एग्री? वेट करना। तो इसका मतलब अब यहां सुनना मेरी बात। मैंने कहा तुम लोगों से कि ये 180 और 125,400 इन दोनों को प्लस कर लो जरा। 305,400। और ये वैल्यू तुम लोगों ने कैसे निकाली, मैं हल्का सा एरो बना रहा हूं यहां पर ताकि तुम लोगों को याद रहे। ये वैल्यू तुम लोगों ने इस तरीके से फाइंड की थी। बिल्कुल लाइट कलर यूज किया ताकि तुम्हें याद रहे। अच्छा, और मेरे ख्याल से 1,25,400 और 1,32 बीच में डिस्काउंट कितने का हो गया, आप कह रहे हो डिस्काउंट जो हो गया, डिस्काउंट अलाउड, 1 मिनट रुकना। उसकी ऑफिशियल वैल्यू थी 1,32 यानी 60%, और जो 95% थी वो 125,400 था। तो इसका डिस्काउंट कितना आया वो भी मुझे, कितना बेटा, 6,600। कोई और कोई चीज हुई है, बेड डेप शेड डेप कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, खत्म हो गया। तो दोस्तों इसको जरा प्लस कर लो भाई, 1 मिनट। कितनी आ रही है, तो ये आपके पास क्या हो गई, कलेक्शंस हो गई 312। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि टोटल रिसीवेबल में से कलेक्शन को माइनस कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा। तो यहां पर आप कह रही हो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने बेटा, 561,000। और ये कैसे आया है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं, ये 1 मिनट रुक जाओ, इसमें से इसको अगर आप माइनस कर देते हो, डन। मई का क्लोजिंग दिया हुआ नहीं था, मई का ओपनिंग दिया हुआ नहीं था, तो आप
अब ये क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन गया, ओपनिंग 561,000। इस मंथ की सेल्स कितनी थी भाई, 363,000 नहीं, जून की सेल्स थी 399,300। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया, 960,300। अब इसका मतलब, अब गौर से सुनना, मार्च खत्म हो गया था ना, अप्रैल का 60 निकाला था, तब इधर आइएगा प्लीज। अप्रैल की सेल्स जो थी, क्रेडिट सेल्स, वो थी 3,30,000, उसका 40 निकाला था और फिर 95% निकाला था, तो 60 पीछे बच गया था। तो 60 कितना आया मुझे बता सकते हो, कितना बेटा, 198,000, ये रिमेनिंग है। अच्छा, इसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है, मई की सेल्स जो थी वो कितनी थी भाई, मई की सेल्स 363,000 का आप निकालोगे क्या, नहीं, क्यों पूरी जाएंगी, क्योंकि कलेक्शंस हो रही हैं। तो इसका मतलब 40% निकालें, कितना होगा, जब बैलेंस निकालना होता है तब पूरा जाता है 363, और फिर 95% कर लेंगे आप, तो कितना आएगा, 137,940। अच्छा, मैं ब्राउन का 198,000, 137,940, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना होगा, 335,940, कितना बेटा, 335,940। और डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 72। मुझे पहले उसका बता सकते हो एग्जैक्ट, ताकि मैं वो लिख दूं कि आपने 363,000 का 40% कितना निकाला था, 145,200, और उसमें से 137,940, तो वो आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू आ गई, जो कि आप बोल रहे हो 7260 बेटा। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 343,200 जी बेटा, 343,200। तो रिसीट में, टोटल रिसीवेबल्स में से टोटल पेमेंट को अगर आप माइनस करते हो दोस्त, तो कितना आ जाएगा, ये बता सकते हो, 617,100। ये आप लोग कुछ बता रहे थे, जो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो बेटा सब। ये क्या बन गया आपका ट्रेड रिसीवेबल बजट। नेक्स्ट क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट मतलब अगर मैं तुमसे यूं कहूँ, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू परचेजेस, ऐसा ही है, मगर वो तुम लोगों को यूनिट्स में चाहिए, तो आओ बनाते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा होगा क्योंकि यहाँ इन्वेंट्री वगैरह का भी कहानी होती है। पार्ट कौन सा है, ये पार्ट बी का ही 2। कौन सा मांगा है तुम लोगों से, प्रोडक्शन बजट, किस में मांगा है, यूनिट्स में बेटा। तो कौन कौन से महीनों के लिए मांगा है, मई और जून बेटा। तो मई और जून के लिए तुम लोगों से अगर मांगा है तो क्या करोगे, तो आप लोग स्टार्ट कैसे करोगे। तो अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स सोल्ड तुम्हारे पास कोई दिए हुए, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों ने निकाले थे शायद, यूनिट्स सोल्ड 24,200 और 26,620 ऊपर ही निकाल लिए थे सेल्स बजट के लिए हवाले से। इसके बाद क्या आता है, ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी यूनिट्स में, याद रखना दोस्तों। और उन्होंने क्या बोला हुआ है, 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ
सेल्स बेटा और लेस ओपनिंग इन्वेंट्री, वेट करना, ओपनिंग इन्वेंट्री 25% ऑफ सेल्स करंट मंथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास उसको आप क्या बोलोगे बेटा, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, या आई कैन से दैट सही है। उसके बाद अगर मैं जा रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके दे दूंगा। आप अभी रख लें, बाद में दे दीजिएगा। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ये जो असाइनमेंट्स के जो हम लोग मार्क्स डालते थे वही है ना। जी जी। इसके बाद अब आपके पास यूनिट सोल्ड तो हो गया, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स। क्या करें, एक मिनट, नेक्स्ट मंथ सेल्स का मतलब है कि आज मैं मई में खड़ा हूं तो जून की जो सेल्स वॉल्यूम होगा उसका जो 20% होगा वो जो 25% होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग होगा। तो जून का 2620 है ना, तो 26,620 का 25% निकालो जल्दी से, कितना होता है। आप कह रही हो 6655, यानी इसका 25%। लो बाबा, क्लियर बेटा। ओपनिंग में फंस जाऊंगा, ओपनिंग बोला करंट मंथ सेल्स, तो इस 24,200 का 25%, तो एक मिनट रुकिएगा, 24,200 का आप कह रही हो 25%, कितना आएगा, 6050। तो बेटा 24,200 प्लस 6655 माइनस 6050, 24,805। ये इतना इजी लग रहा है या वाकई है आपके, मतलब कब, नवंबर 23 पेपर 42 का है ना मेरे ख्याल से। खैर चलो, अब क्या करेंगे, दोनों में जून का ही 25% आएगा। क्यों भाई, जून की, तो इसका मतलब है 2620 का 25% निकाल लो। तो अगर ये इधर रुक जाओ ना, ये इधर का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, इस तरह समझ लो, ये इधर का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन गया, ओपनिंग बन गया, ऐसा ही है। तो 6655 और करंट मंथ के जो यूनिट्स थे वो ये थे, तो इसका 25% निकाल लिया, तो ये मेरे ख्याल से 6050 665, तो इसका मतलब क्या हो गया 6655, तो मेरे ख्याल से प्लस माइनस माइनस होके सेम ही आ जाएगा 26620। ये आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्शन बजट हो गया। अब आपको क्या बनाना है, क्यों, रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स है, तो इसका मतलब जून का नेक्स्ट मंथ तो कोई है ही नहीं। तो मई के लिए ओपनिंग जो है, हाँ, अप्रैल का क्लोजिंग है। क्यों लेंगे भाई, आप बोल रही हो, देखो मेरी बात सुनो, जो ओपनिंग है ना वो करंट मंथ की जो सेल्स वॉल्यूम है उसका 25% है, तो करंट मंथ का सेल्स वॉल्यूम मेरा बेटा ये है, तो मई का जो 25% है वो ओपनिंग हो गया, एग्री। अच्छा सुनो एक बार, और क्लोजिंग बोला था नेक्स्ट मंथ सेल्स, तो मई का नेक्स्ट मंथ कौन सा है, अप्रैल होगा जून होगा, डन, पक्की बात है। चलो, अब इसके बाद क्या निकालना है, परचेज बजट। तो परचेज बजट तुम लोग मुझे हेल्प करवा देना भाई कि कैसे निकालोगे, पार्ट बी का ही तीसरा वाला, मेरे ख्याल से वो भी तुम्हें यूनिट्स में चाहिए, ऐसा ही है। तो इसको तुम मल्टीपल तरीके से बना सकते हो, कोई तुम्हें कहने वाला या कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे यूनिट्स आए तो पर यूनिट प्राइस दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो तुम्हारी क्या बन जाएंगी, परचेजेस बन जाएंगी, अगर ये बात तुमको याद है।
तो सबसे पहले अगर परचेज बजट को स्टार्ट करते हो तो तुम डॉलर से बनाना चाहते हो, किलो से बनाना चाहते हो, डायरेक्ट यूनिट से बनाना चाहते हो, किससे बनाना चाहते हो? यूनिट्स पे आ जाओ। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ इजी कर लो, प्रोडक्शन यूनिट्स तुम्हारे पास आ चुके हैं। कितने हैं बेटा? 24,805 और 26,620। यूनिट्स में बोला है तो यूनिट ही रख लो तो ज्यादा बेहतर है। तो आप इसमें क्या करती हो? ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री, और अगर बोल रहा हूं 50% ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड नेक्स्ट मंथ। अच्छा, फिर इसके बाद क्या आ गया? आपके पास करंट मंथ की प्रोडक्शन यूनिट्स आपके पास हो गए, सही है। फिर इसके बाद क्या कर दोगे? लेस ओपनिंग इन्वेंट्री, वो उसका क्या बोला हुआ है? 50% ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड इसमें करना चाहिए कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमें बस मटेरियल की वो आ जाते हैं केजी, उसके बाद हम ये इसके बाद कर लेंगे, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, चीज़ें होंगी। अगर आप एंड में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर मैं आपसे इस पे मुझे सॉल्व करके बता सकते हो, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री 50% ऑफ एक 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 यूनिट पे जो है 4 kg लग रहा है, सही है, उसको छोड़ दो ना अभी। वो अगर हम वो कर लेंगे, और एक जो टोटल केजी है वो 1 kg की प्राइस जो है 1.5 है, अगर टोटल केजी आ गया। तो इसमें है ना मटेरियल का करना है ना, हाँ, तब हमें क्लोजिंग और ओपनिंग का अलग अलग करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन से एडजस्ट करना मसला नहीं होगा, क्योंकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं होगा ना, तो हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो यूनिट्स की बात कर रहे हैं और ये मटेरियल की बात करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट मंथ बोला हुआ है। तो ये हम प्रोडक्शन यूनिट्स लेंगे, प्रोडक्शन वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो डायरेक्ट मटेरियल की लेंगे। आप उसके बाद जो मटेरियल को ही लेके चलो, आपके पास 24,885 आ गया था ना? 24,000। फिर हमारी लाइक विद लाइक कंपैरिजन कैसे होगी? अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की निकाल रही हूँ, मटेरियल की निकाल रही हूँ, लेकिन जो मेरा प्रोडक्शन यूनिट, ये तो प्रोडक्शन यूनिट्स मटेरियल तो नहीं, तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो केजी से तो आपके पास प्रोडक्शन इन केजीज आ जाएगा, तो फिर कर सकती हो, ऐसा कर सकती हो। ये कह रही है एग्जैक्टली, तभी तो मैं कह रही हूँ कि 24,805 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास केजी में आ जाएगा कि हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर हम लोग उतना चलो आप इस तरह बोल रहे हो तो इस तरह कर लेते हैं। मैंने कहा कि अगर हम यूनिट्स को किस पे, चलो इस तरह कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। चलो ऐसे कर लो। आप क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। आप कह रही हो ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एट द रेट 4 पर केजी, ऐसा ही है। तो एक यूनिट बनाने में 4 kg लग रहे हैं, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कितना बेटा? 99,220। ये आपके क्या है? टोटल केजी है, राइट। और 26,620 है यूनिट्स है, एक यूनिट बनाने में 4 kg, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? या अगर रुक जाओ थोड़ा सा और मैं इजी करता हूँ, रुको रुको। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, एक मिनट रुक जाओ। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड यानी पर केजी, इजी कर लो थोड़ा। ये 4, ये 4, तो ये तुम्हारा हो गया रॉ मटेरियल पर केजी, ऐसा ही हो गया। तो बताओ मुझे कितना आ रहा है? 99,220, 106,480। ये लो। अब इसके बाद आप कह रहे हो, अब आप इसको, ये आपके साथ, ये आपके पास क्या हो गई? क्वांटिटी आ गई है, सही है। अब इसमें क्या करोगी? क्वांटिटी किसकी रखोगी? ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री, और वो किसकी बेटा?
50% ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, कौन सा वाला मंथ, नेक्स्ट मंथ, और लेस ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा। तो वो आप कह रही हो 50% ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड करंट मंथ। डन। तो इसका मतलब हो गया 50% प्रोडक्शन रिक्वायर्ड नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ का मतलब जून है, तो जून का 50% निकाल लो जरा। 1 मिनट बेटा, 25% 50 था ना, कितना आ रहा है बेटा, 53 240। और इसके बाद बोला था करंट मंथ का जो है आपके पास 50%, तो करंट मंथ का 50% निकाल के बता दो कितना हो जाएगा, 49 610। इन सबको सॉल्व कर लो बेटा, क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास एक बार बेटा, परचेज किलो कितना आ गया, 102,850। और परचेज प्राइस पर किलो कितनी है, 1 मिनट, परचेज प्राइस ये प्राइस में आ जाएगा, वेट करना। यूनिट्स बोला हुआ है, सिर्फ ऐसे ही निकलवा रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। कितना बेटा, 1.5 पर केजी, तो 1.50 पर केजी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, परचेजेस इन डॉलर आ जाएगा, कितना आएगा बता सकते हो, 154,275। ये आपको इन्होंने यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू मेन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट वो ये थी आपकी, ये फाइंड करना था। और मैंने आपको एक एडिशनल कह दिया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल वो परचेज इन डॉलर मांग ले तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब इसका मेरे ख्याल से ये आप लोगों का इधर क्लोजिंग था, 1 मिनट, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, 53,240। और इसका 50% निकाल लो, कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कितना बेटा, 53,240। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 106,480। और डॉलर 1.50 पर केजी कितना आ गया, 159,720 बेटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, डॉलर में आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, परचेज बजट हो गया बेटा। ये आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया। और ये आपके पास क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल बजट। 1 मिनट रुकिएगा, नीचे कुछ पार्ट का क्या क्या कह रहा है वो देख लो। एडवाइस करो, किसको एडवाइस करनी है, अब वो इम्पॉर्टेंट है, बजटरी कंट्रोल वालों को एडवाइस करनी है। वो क्या है, ड्यूरिंग द बजट कमेटी मीटिंग द सेल्स मैनेजर रिक्वेस्टेड 100,000 फॉर अ सेल्स प्रमोशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब एक तरह से मार्केटिंग का खर्चा आ गया। द प्रोडक्शन मैनेजर रिक्वेस्टेड द सेम अमाउंट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्शन मैनेजर भी यही अमाउंट मांग रहा है। द अकाउंटेंट रिपोर्ट दैट ड्यू टू अ फाइनेंशियल constraint only one of the requests could be entertained. Advise the budget committee which request should be allowed. यार एक खर्चा जो है सेल्स को बूस्ट देने के लिए है, और एक जो खर्चा ₹1,00,000 है वो से जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसकी प्रॉज एंड कॉन्स को चेक करने के लिए है कि उसको कितना इन्हांस किया जा सकता है, कितना बेटर
किया जा सकता है, कितना अपग्रेड किया जा सकता है, उसमें और क्या मोनोपोली लाई जा सकती है, वो सारी चीज़ें थी। तो अगर सेल्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए बात करता हूँ, तो अगर मैं पहले वाले को पैसे मिल जाते हैं तो उससे सेल्स बूस्ट हो जाएगी, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, मार्केट शेयर आपका बढ़ जाएगा, रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो जाएगा, इन दी एंड प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया। अगर वो डिमांड क्रिएट होगी, बनेगी नहीं, ऑलरेडी डिमांड हमारी बनी हुई है, क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब हो गया हम दोबारा स्टार्ट पे चले जाएंगे, जीरो पे चले जाएंगे, सही है। फिर उसके बाद क्या, इट कैन प्रमोट द रेपुटेशन गुडविल फॉर द कंपनी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, इन सब की वजह से गुडविल डेफिनेटली इंक्रीज होगी। इट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बी एट द डिक्लाइनिंग स्टेज, आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो अब क्या होगा, डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएगा। फिर उसके बाद R&D आना चाहिए, इससे पहले R&D नहीं आना चाहिए। तो एक प्रोडक्ट का सबसे पहले मेरे ख्याल से बिजनेस के अंदर आप लोग पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद बूम होता है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम समझ जाओ, मैच्योरिटी तो कहीं भी नहीं है, डिक्लाइन ही डिक्लाइन है। तो आप यहाँ क्या है, दोबारा बैठना चाहिए सबको, पूरा रिसर्च करनी चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, जा जाके एकेडमी से हर स्टेट जा जाके प्लेयर्स को गैदर करना चाहिए, फिर दोबारा नया तुम लोगों का शुरू होगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, इट शुड नॉट एम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट रेवेन्यू एट द एक्सपेंस फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाता हूँ, शुड एम फॉर न्यू प्रोडक्ट टू कीप एक्सट्रैक्ट विद द कस्टमर चेंजिंग टेस्ट। शंग्रीला केचप से गार्लिक, गार्लिक से इमली चटनी, इमली चटनी से पुदीना चटनी, पुदीना चटनी से डाइवर्सिफिकेशन, आवाम को कुछ नया दो, एक चीज नहीं दो। फिर उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन, यूनिलीवर, कैडबरी चॉकलेट, बार 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 थक गए थे लोग, तो अब वो उसमें जो है ना किस में लेकर आ गए, वेफर्स में लेकर आ गए, नया टेस्ट दो। कैंडीलैंड डाइवर्सिफाइड कर दिया, कोकोमो से आज पानी की तरफ आ गए हो, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। खैर, न्यू प्रोडक्ट इंश्योर द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस इन द फ्यूचर। द सक्सेस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज अनसर्टेन, किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस जो है सर्टेन नहीं है। इसके बाद द फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम अ न्यू प्रोडक्ट मे नॉट बी रियलाइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, कि विच ऑप्शन इज बेटर टू सजेस्ट या विच ऑप्शन इज बेटर टू एडवाइस फॉर दी, कौन सी कंपनी है भाई, टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर, तो तुम क्या करोगे? आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 इज बेटर देन ऑप्शन 2, बिकॉज उससे मेरा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, मेरी कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैं इस वक्त जो हूँ इंट्रोडक्शन फेज से निकल चुका हूँ, मैं क्या कहते हैं ग्रोथ पे था, ग्रोथ से अब मेरा टाइम शायद होने का आ सकता है, डिक्लाइन का आ सकता है। नोकिया एक ग्रोथ था, मेच्योरिटी था, मेच्योरिटी के बाद उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, दोबारा R&D नहीं किया, वही बस घिसा पिटा दे ही रहा था। एक वक्त आया, क्या हुआ, सेल्स गिरी, गुडविल गिरी, मार्केट डिमांड गिरी और मिट गया। तो उसके हिसाब से आप जाओगे। आई थिंक ऑप्शन 1 इज बेटर चॉइस फॉर द बजटिंग कमेटी, तो हम ऑप्शन 1